गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। आज स्टील स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है स्लेंडरनेस रेशियो वैल्यू फॉर डिफरेंट मेंबर्स एंड बकलिंग कर्व वैल्यू ऑफ के। वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन पेपर में ये वैल्यू पूछी जाती हैं, इसलिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। डिफरेंट बकलिंग कर्व वैल्यू ऑफ के, वेरी इंपॉर्टेंट। के की वैल्यू अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग होती है, क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछी जाती है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेन अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ एंड। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है। दूसरा पॉइंट देखो, इसको बड़े ध्यान से देखना। दूसरा पॉइंट उसने दिया है रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ एंड। तो इसका मीन्स क्या है, रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन का मतलब है रोटेशन के खिलाफ, बिल्कुल ध्यान से देखना, रोटेशन के खिलाफ रोकना। इसका मीन्स तो यही है, रोटेशन के खिलाफ रोकना, मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन का मतलब है रोटेशन के खिलाफ रोकना। मतलब इफेक्टिवली हेल्ड पोजीशन में तो है, लेकिन दोनों एंड क्या कर रहे हैं, रोटेशन के खिलाफ रोक रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ एंड। अब जब रोटेशन के खिलाफ रोक रहे हैं तो इसका मीन्स तो ये हुआ कि आपके जो एंड होने वाले हैं फिक्स होने वाले हैं। जब फिक्स एंड हो गए तभी तो वो रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन होगा, यानी कि दोनों एंड फिक्स हो गए। ठीक है, तो इसमें जो के की वैल्यू होने वाली है वो रहेगी के की वैल्यू 0.65। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आपका आ जाए कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ हैंड, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, इन बोथ हैंड, तो जो के की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.65। सेकंड की बात करते हैं, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन इन बोथ एंड एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, उसने बोल दिया कि बोथ एंड से इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन तो है, लेकिन जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन हो रहा केवल एक एंड में हो रहा। मतलब जिस एंड में फिक्स एंड दिख रहा है यहाँ तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ देख रहा है हिंज है, यानी कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन यहाँ नहीं होने वाला। यदि एक एंड पर रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन की बात करता है तो के की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 0.8। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, यदि दोनों एंड पे रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन की बात कर रहा है तो के की वैल्यू 0.65 हो जाएगी। यदि वन एंड में रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन की बात कर रहा है तो के की वैल्यू 0.80 हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड केस है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड बोथ हैंड बट नॉट रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन। अब देख रहा है दोनों एंड आपके हिंज दिख रहे हैं। ठीक है, जब दोनों एंड हिंज दिख रहे हैं तो क्या नॉट रेजिस्टेंस रहेगा दोनों एंड से। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो के की वैल्यू तीन कंडीशन देखी, तीनों कंडीशन में क्या, पहले तो क्या बोल दिया उसने, दोनों एंड में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन यानी 0.65, फिर एक एंड से हो रहा है यानी कि 0.80, एक एंड से हो रहा है एक से नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा 0.80। जब दोनों एंड से नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, k = 1.0 यानी 1। इतनी चीज समझ में आ गई। चौथी कंडीशन क्या बनती है, फोर्थ बनती है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। देखो उसने एंड अब डिवाइड कर दिए। देखो पहले एंड की बात कर रहा है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, मतलब पहला एंड क्या बोल रहा है कि इफेक्टिवली हेल्ड पोजीशन में है और रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन है। ठीक है, और सेकंड क्या बोल रहा है, एंड अदर रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन तो है लेकिन हेल्ड इन पोजीशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब देखो एक जो फर्स्ट एंड हो गया, एक सेकंड एंड हो गया, ऐसे समझो। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल समझा करो। ठीक है, फर्स्ट एंड में उसने बात कर दी कि हेल्ड पोजीशन में तो है, हेल्ड पोजीशन में तो है, और रोटेशन रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन भी है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन है, अगेंस्ट रोटेशन है। ठीक है, लेकिन जब उसने सेकंड एंड की बात की तो सेकंड एंड में क्या बोल दिया कि नॉट हेल्ड पोजीशन है, नॉट हेल्ड पोजीशन बोल दिया उसने, नॉट हेल्ड पोजीशन है। ठीक है, और रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन तो है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन है, अगेंस्ट
रोटेशन है। अब देखो इसका मीन समझो आप, ठीक है, यानी कि उसने दो एंड दे दिया, दोनों एंड में क्या बोल दिया, फर्स्ट एंड में मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन तो दोनों एंड कर रहे हैं, लेकिन एक एंड हेल्ड पोजीशन में और दूसरा एंड नॉट हेल्ड पोजीशन में, मतलब हैंड पोजीशन में नहीं है दूसरा एंड। तो यदि ऐसी आपकी कंडीशन बनती है तो के की वैल्यू जो होगी वो के की वैल्यू हो जाएगी 1.2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोर्थ कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन के बाद फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में उसने बोल दिया इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन इन वन एंड एट द अदर पार्शियली रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड पोजीशन। अब देखो वही कंडीशन है, देखो इसमें भी अपन फर्स्ट एंड देख लेंगे और सेकंड एंड देख लेंगे, सेकंड एंड। अब देखो इसमें कंडीशन लिखो, इसमें इसने बोल दिया हेल्ड पोजीशन में है, ठीक है, हेल्ड पोजीशन लिखो। फिर दूसरा उसने बोल दिया जो फर्स्ट एंड है वो क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन है, अगेंस्ट रोटेशन है, ठीक है। अब सेकंड की बात करो, सेकंड में उसने क्या बोला, जो सेकंड में बोला है, सेकंड में बोला है देखो नॉट हेल्ड पोजीशन दे दी, नॉट हेल्ड पोजीशन, नॉट हेल्ड पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। और दूसरी कंडीशन क्या दे दी, पार्शियली, इसको बड़े ध्यान से देखना, पार्शियली रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है। तो अब देखो कंपेयर करके देखो उसने क्या बोला, इसमें देखो कंडीशन वही बन रही थी, लेकिन देखो रेजिस्टेंस है, हेल्ड नॉट हेल्ड है, लेकिन उसने दूसरा क्या दे दिया, यहाँ रेजिस्टेंस है, लेकिन उसने बोल दिया फर्स्ट तो रेजिस्टेंस है, लेकिन सेकंड में उसने बोल दिया क्या, पार्शियली। और जैसे ही पार्शियली की बात आती है तो के की वैल्यू चेंज हो जाती है और के की वैल्यू हो जाती है 1.5। तो आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है, और चीज़ें याद हो जाएंगी तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली बन जाएगा, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है, एंड अदर एंड। देखो एक एक एंड बढ़िया लिखते हैं। फिर देखो वन एंड में उसने क्या बात की है, जो फर्स्ट एंड है उसने बोल दिया है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, मतलब हेल्ड पोजीशन में तो है, हेल्ड पोजीशन में तो है, ठीक है, एट वन एंड बट नॉट रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया उसने, नॉट रेजिस्टेंस बोल दिया, ठीक है, नॉट रेजिस्टेंस बोल दिया, ठीक है। अब सेकंड एंड में क्या बोलता है, जो सेकंड एंड है उसने क्या बोला, सेकंड एंड में, सेकंड एंड की बात करो, सेकंड एंड में उसने बोला देखो अदर एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, मतलब अगेंस्ट रोटेशन है, मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन है, ठीक है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन है, अगेंस्ट रोटेशन है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली, बट नॉट हेल्ड पोजीशन, नॉट हेल्ड पोजीशन है, हेल्ड पोजीशन है। अब इसकी बात देखो, उसने बोल दिया कि देखो जो फर्स्ट एंड है और सेकंड एंड, फर्स्ट एंड उसने बोल दिया कि हेल्ड पोजीशन में है और नॉट रेजिस्टेंस है, और सेकंड बोल दिया नॉट हेल्ड पोजीशन है और रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन है। मतलब ऐसी यदि कंडीशन बनती है कि एक एंड हेल्ड पोजीशन में रहेगा और नॉट रेजिस्टेंस की बात करेगा, और सेकंड एंड नॉट हेल्ड पोजीशन में रहेगा और रेजिस्टेंस की बात करेगा, यदि ऐसा केस बनता है तो जो के की वैल्यू हो जाएगी वो अपनी हो जाएगी 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं लास्ट की, लास्ट है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एंड वन एंड। देखो फर्स्ट एंड में उसने क्या बोल दिया, फर्स्ट एंड में बोल दिया उसने, या वन एंड में बोल दिया क्या, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, मतलब हेल्ड इन पोजीशन में तो है, ठीक है, देखो हेल्ड इन पोजीशन है, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन है, ठीक है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन है, ये चीज़ हो गई, हेल्ड इन पोजीशन में है और रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर दूसरा एंड क्या बोल रहा है, दूसरे एंड की बात करते हैं, सेकंड एंड। सेकंड एंड में उसने क्या बोल दिया, नॉट हेल्ड पोजीशन, ठीक है, नॉट हेल्ड पोजीशन में, नॉट हेल्ड पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है, नॉट हेल्ड पोजीशन, ठीक है। और क्या बोलता है, नॉट रेजिस्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस। देखो कहानी कैसी बन गई। अब देखो पीछे देखो उसने क्या बोला था, पीछे उसने दोनों एंड एक हेल्ड पोजीशन दिया था और नॉट रेजिस्टेंस, दूसरे एंड में बोल दिया था नॉट हेल्ड पोजीशन रेजिस्टेंस। इसका मीन ये हो गया कि हेल्ड नॉट स्टैंड और नॉट हेल्ड और रेजिस्टेंस बोल दिया, ठीक है, दोनों कंडीशन अलग अलग। मतलब देखो पहले हेल्ड पोजीशन बोलता है, फिर नॉट
रिस्ट्रेन बोलता है, फिर सेकंड में नॉट हेल्ड पोजीशन बोलता है, फिर रिस्ट्रेन बोलता है। अब देखो, अब इसमें क्या बोल दिया, इसमें बोल दिया है वन एंड पर हेल्ड पोजीशन है और रिस्ट्रेन है, और फिर नॉट हेल्ड है, नॉट हेल्ड है। यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो ऐसे कंडीशन में भी के की वैल्यू 2 होती है, जो के की वैल्यू है वो 2 ही होने वाली है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना, 2-3 बार पढ़ लेना तो चीज़ें याद हो जाएगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आती है। आप एसएससी जेई देख लो, एमपी सब इंजीनियर देख लो, असिस्टेंट इंजीनियर देख लो, एमपी यूपी किसी भी स्टेट का देख लो, ठीक है। ये वाली वैल्यू बहुत आती है, ठीक है। मैंने देखो कोशिश की है आपको समझाने की, आप बिल्कुल याद कर लेना। यदि आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, सिलेंडरनेस रेशियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देने जाना आपको ये वाली वैल्यू मिलने ही वाली है, ठीक है। इसलिए बड़े ध्यान से नोट कर लेना इसको, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने एक टेबल बना ली, इसको सीरियल नंबर, टाइप्स ऑफ मेंबर, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है, अब मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड सुपर इम्पोज लोड, लाइव लोड भी बोलते हैं उसी को, ठीक है। अब देखो उसने किसकी बात की है, कंप्रेसिव लोड की बात की है, और डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड की बात कर रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। फिर दूसरी में क्या किया उसने, अ टेंशन मेंबर इन विच अ रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू लोड अदर देन दी बेंड और सीजमेक फोर्स। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब उसने बोला है कि अदर देन, मतलब अदर देन बेंड और सीजमेक फोर्स, मतलब बेंड और सीजमेक फोर्स के अदर देन की बात कर रहा है, मतलब वापस आपको डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड मिल गया, मतलब उसके अलावा पूछ रहा ना अदर देन। अदर देन का मतलब क्या है, बेंड लोड और सीजमेक फोर्स के अलावा कौन से लोड, यानी कि डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड। मतलब पहली कंडीशन में उसने क्या, कंप्रेसिव की बात तो की है, लेकिन डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड की बात कर रहा है। और में क्या बोला उसने, इसमें टेंशन तो कर दी, टेंशन मेंबर की बात तो कर दी, लेकिन लोड क्या वही है, डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड। इसने लिखा क्या, अदर देन बेंड लोड, बेंड लोड और सीजमेक फोर्स के अदर देन, मतलब बेंड लोड और सीजमेक फोर्स के अलावा कौन से लोड है, डेड लोड और सुपर इम्पोज। मतलब यदि आपकी ये दोनों कंडीशन बनती हैं तो जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो रहेगा वो रहेगा 180। चीज़ें बिल्कुल याद करना, बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना, ये वाली लाइन बिल्कुल रट लेना दोनों। यदि सेकंड कंडीशन क्या बनती है, अ मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम विंड और अर्थक्वेक। देखो अब उसने क्या बोल दिया, मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड तो सब्जेक्टेड कर रहा है, और देखो उसने क्या बोल दिया, फ्रॉम विंड और अर्थक्वेक फोर्स। इसने क्या बोला था, देखो अदर देन बोला था, इसने बोल दिया विंड और अर्थक्वेक फोर्स ही है। यदि वो कंप्रेसिव लोड की बात कर रहा है, ठीक है, और किसकी, विंड और अर्थक्वेक की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगी 250। थर्ड क्या आती है कंडीशन, कंप्रेसिव फ्लैंज ऑफ बीम। कंप्रेसिव फ्लैंज ऑफ बीम का मतलब है, यदि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कंप्रेसिव और फ्लैंज बीम में जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, वो 300 रहेगा, ठीक है। फोर्थ कंडीशन आती है, अब मेंबर नॉर्मली कैरिंग टेंशन बट सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक फोर्स। अब देखो इस चीज को समझो, उसने क्या बोल दिया, मेंबर नॉर्मली कैरिंग द टेंशन, टेंशन की बात कर रहा है। देखो इधर इधर किसकी बात कर रहा था, कंप्रेसिव की बात कर रहा था, अब बोल रहा है टेंशन की बात कर रहा है, सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक। अब देखो यहाँ यदि कंप्रेसिव की बात कर रहा है और विंड और अर्थक्वेक है तो 250 हो जाएगा, यदि टेंशन की बात कर रहा है और विंड और अर्थक्वेक की बात कर रहा है तो 350 हो जाएगा। बिल्कुल कंपेयर करके याद कर लेना दोनों को, ये 250 रहेगा और टेंशन में पहुंच जाएगा तो 350 रहेगा। और इसको याद रखना फोर्स का, कौन से फोर्स है, ठीक है। फिर लास्ट आता है टेंशन मेंबर अदर देन दी प्री टेंशन मेंबर। यदि क्वेश्चन आता है टेंशन मेंबर है और अदर देन दी प्री टेंशन मेंबर है तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई, एक बार और समझा दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, ठीक है। देखो फर्स्ट कंडीशन आपकी आती है, यदि आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड दिख जाए, ठीक है, चाहे वो कंप्रेशन की बात करे चाहे टेंशन की बात करे, आपको केवल लोड ध्यान देना है। यदि डेड लोड की बात कर रहा है और सुपर इम्पोज लोड की बात कर रहा है, यदि लाइन दे रहा है अदर देन दी विंड और सीजमेक फोर्स, देखो यदि वो विंड और सीजमेक
फोर्स के अदर की बात कर रहा है, फिर भी वही होते हैं डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड। इसका मीन्स यही हुआ कि इसके अलावा कौन से फोर्स हैं, ठीक है। तो डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड आ गए, ठीक है। तो यदि आपको डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड की बात कर रहा है, चाहे वो कंप्रेसिव हो चाहे टेंशन हो, जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू रहेगी वो 180 होने वाली। दूसरी कंडीशन, यदि वो कंप्रेसिव लोड की बात कर रहा है और किसकी बात करेगा, विंड और अर्थक्वेक फोर्स की बात करेगा, तो 250 हो जाएगी वैल्यू। और इसी के कंपेयर में देखें, यदि वो किसकी बात करेगा, टेंशन की बात करेगा, और जो आपके लोड रहेंगे वो विंड और अर्थक्वेक ही रहेंगे। देखो विंड और अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका तो सिंपल सा देखो सॉल्यूशन हो गया कि सुपर इम्पोज लोड और डेड लोड की कहानी खत्म होती है। अब विंड और अर्थक्वेक की आती है, यदि कंप्रेसिव की बात कर रहा है तो 250, और विंड और अर्थक्वेक में यदि टेंशन की बात कर रहा है 350। ये वाली कहानी खत्म हो गई। अब इसका कंपेयर मैं करवा रहा हूँ, देखो इस वाले का 300 400 का कंपेयर देखो। यदि कंप्रेसिव फ्लैंज ऑफ बीम की बात कर रहा है तो सिलेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यदि टेंशन मेंबर अदर देन दी प्री टेंशन की बात कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप याद कर लेना, ठीक है। देखो मैंने जो भी तरीके बताए हैं अपने हिसाब से बता दिए, आप याद जरूर कर लेना, कैसे भी याद कर लेना लेकिन याद कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने 2 वैल्यू बताई हैं, ठीक है। पहले के की वैल्यू बताई है, फिर सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू बताई है, ठीक है। तो दोनों आप याद कर लेना, बड़े ध्यानपूर्वक याद कर लेना, और जहाँ सोते हो वहाँ जरूर लगा लेना। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाली वैल्यू बहुत आती है, हर पेपर में मिलने वाली है, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि आपको सेशन आज का बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना। आज मैं स्पेशली बोलता हूं कि आपको शेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन मैं आपका मन करवा दूंगा पढ़ाई में, ठीक है। आपको सिर्फ क्लास को देखना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल तो ऐसे बता दूंगा आप बिल्कुल 0 से हीरो बन जाओगे, ठीक है। अब जो चीजें मैं धीरे धीरे कंप्लीट करवाते जा रहा हूं उनको बड़े ध्यान से नोट कर लिया करो, ठीक है। और जो गैप मिल जाते हैं ना, जैसे सैटरडे संडे, जो संडे का गैप मिलता है उसमें चीजें देख लिया करो, ठीक है। यदि क्लास आपकी 30 मिनट से कम आती है तो इसका मीन से आपको मौका मिल गया। मौका क्या मिल गया है कि आपको जो पर डे सुबह 7 बजे क्लास आती है उसको तो देख लेना है, बाकी की जो क्लास अपलोड है उनको जरूर देख लेना, ठीक है। और यदि आपको अपना लेवल चेक करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस महासंग्राम में जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट डरे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, उनको आप नोट कर लेना, ठीक है। और उनको एक बार देख लेना तो आपको अपना लेवल समझ में आ जाएगा कि हम किस लेवल में है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि चीज़ों को समझो, क्लास को पूरा देखो, आपको एक एक चीज़ समझा जाएगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। एक बार हमारा विश्वास करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लोगों तक पहुँचाओ। लोगों को बताओ कि आप हार्ड कंसेप्ट यूट्यूब चैनल से जुड़ो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी। और दूसरी बात, यदि आपको लगता है कोई भी टॉपिक में डाउट आता है कि सर हमें ये चीज़ें नहीं बनती हैं, याद नहीं होती हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसकी ट्रिक्स लेके आऊँगा कहीं ना कहीं से, वो आपको बढ़िया वीडियो बना दूंगा, आपको चीज़ें याद करवा दूंगा, ठीक है। तो जो शॉर्ट्स डालता हूँ उसको जरूर देख लिया करो, जितनी क्लासेस है उसको कंप्लीट करते जाओ, धीरे धीरे अपन धीरे धीरे पहुँचते जा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें अपनी बढ़ती जा रही हैं। आप भी शेयर करो, मैं भी शेयर करता हूँ, ठीक है। आप तो बस शेयर वर्क करते जाओ, ठीक है। आज की यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।